नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश। पेश इस हफ्ते का मुकाबला बहुत गंभीर सवाल है और आप नवंबर 2016 की उन तस्वीरों को याद करिए। एकदम से देश के प्रधानमंत्री जो है वो एक घोषणा करते हैं और 1000 और 500 रुपए के नोटों पर प्रतिबंध लगता है। इसे नोटबंदी कहा जाता है। हाल के सालों में एक बहुत बड़ा आर्थिक कदम। उसके बाद जनता में एक किस्म की अफरा तफरी मच जाती और आप लोगों को अच्छे से याद है किस तरह से जनता जो है वो बैंकों के बाहर, एटीएम्स के बाहर लाइन लगाकर खड़ी हो गई थी। सरकार ने और खासतौर पर नरेंद्र मोदी साहब ने खुद ये कहा कि ये देश की बेहतरी के लिए है। 50 दिन का आप मुझे समय दीजिए। मैं फिर दोहरा रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने देश से कहा ये देश की बेहतरी के लिए है और 50 दिन का आप सबसे पहले मुझे समय दीजिए। समय अब 50 दिन का नहीं, 2 साल से ज्यादा का हो गया है। पहला पॉइंट। दूसरी बात, उस समय मैंने तमाम मैगजीन्स में अपने कॉलम्स लिखे थे, उनमें से एक मैं आज उसका एक हिस्सा आपको पढ़कर सुना रहा हूं। बहुत जरूरी है और उस समय मैंने इस प्रश्न को उठाया था। इसी को आज आधार बनाएंगे हम इस प्रोग्राम का भी। आउटलुक पे ये कॉलम मैंने लिखा था और उसमें लिखा था मैंने कि अंततः इससे हासिल क्या होने वाला है, यानी कि डीमोनेटाइजेशन से हमें एक देश के तौर पर क्या हासिल होगा। देश का कोई भी नागरिक नहीं चाहता कि भारत जैसे विशाल देश की अर्थव्यवस्था हमेशा काले धन की समानांतर पैरेलल अर्थव्यवस्था की पटरी पर दौड़ती रहे। लेकिन जनता कम से कम इतना तो जानना चाहेगी कि आखिर में उसे क्या हासिल होने वाला है। ये जनता जो यहां बैठी है, इसमें तमाम नौजवान हैं, जानना चाहेंगे। तब मैंने लिखा था आउटलुक मैगजीन के लिए कि आखिर क्या होने वाला है। गृहिणियों से, हाउसवाइफ से लेकर वेतन भोगी, मध्य वर्ग और छोटे कारोबारी सभी अपनी रकम के साथ बैंक पहुंच रहे हैं। सबको आपको याद है नोट एक्सचेंज कराना था या जो सीमा तक वो जमा कर सकते थे पैसा, उनको जमा कराना था, वो वहां पहुंच गए। ऐसे में जनता तर्क संगत है कि कैसे आने वाले समय में इस धन से भारत की तस्वीर बदलेगी। मैं दोहरा रहा हूं, आई रिपीट। तब मैंने लिखा था कि जनता तर्क संगत है, जनता को अधिकार है यह सवाल पूछने का एक प्रजातंत्र में, एक डेमोक्रेसी में, कि कैसे आने वाले समय में इस धन से भारत की तस्वीर बदलेगी। और लोग ये जानना चाहेंगे क्योंकि संक्रमण के दौर की पीड़ा लोग ही झेल रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। मैंने तब लिखा था कि लोग ये इसलिए जानना चाहेंगे क्योंकि जो ट्रांजिशन का पेन है, जो संक्रमण का दर्द है, जो पीड़ा है लाइनों में खड़े रहने की, ये वो महसूस कर रहे हैं और वो आज तक महसूस कर रहे हैं। मैं अपने 5 पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा और उसके बाद एक बहुत खास पैनल है, उससे मिलाऊंगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि सरकारें आर्थिक निर्णय लेती, हम और आप उसको सहते हैं। यहां पर बीजेपी कांग्रेस का सवाल नहीं है। सरकारें आर्थिक निर्णय जब एक खुला बाजार हो और भारत जैसा प्रजातंत्र हो, अकेले नहीं लेती हैं, आइसोलेशन में नहीं लेती हैं। इसको ध्यान रखिए। पहला पॉइंट मेरा यह है कि आरबीआई खुलासे के बाद क्या नरेंद्र मोदी नोटबंदी को अपनी नाकामी मानेंगे? ये मेरा पहला पॉइंट है। मेरा दूसरा पॉइंट है, क्या सरकार के मंत्री और मैनेजर्स, उस समय हर जगह वो जाकर अपनी बात रखते थे, कॉन्फ्रेंसेस में, इवेंट्स में, क्या सरकार के मंत्री और मैनेजर अब नोटबंदी पर अपनी सफाई देंगे? मेरा तीसरा पॉइंट है, क्या नरेंद्र मोदी देश के उन नौजवानों को जवाब देंगे जिनकी नौकरियां, मैं फिर दोहरा रहा हूं, जिनकी नौकरियां नोटबंदी में चली गई या नोटबंदी की वजह से चली गई? चौथा पॉइंट है, काले धन पर नोटबंदी की नाकामी के बाद अब प्राइम मिनिस्टर खुद, नरेंद्र मोदी खुद, क्योंकि ये प्री इलेक्शन ईयर है, अगले साल इस देश में इलेक्शन होना है, नरेंद्र मोदी खुद क्या रुख लेंगे? और मेरा पांचवा और ये भी बहुत गंभीर पॉइंट है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है कांग्रेस और राहुल गांधी ने नोटबंदी के जरिए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। भ्रष्टाचार, करप्शन का आरोप लगाया है कांग्रेस ने, उस पर अब सरकार का क्या जवाब होगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट है
और इसमें एक एस्पेक्ट ये भी है, मैंने अपने कॉलम में उसका जिक्र किया था, और उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनको बड़ी सफलता हासिल हुई भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन अब क्या ये तस्वीर सवाल के दायरे में? बहुत अच्छा पैनल मैंने आपके लिए यहाँ इकट्ठा किया है इसलिए क्योंकि ये बड़ा गंभीर मसला है। इन लोगों को गौर से सुनिएगा। चीखने चिल्लाने और नौटंकीबाजी की बहस मेरे प्रोग्राम में नहीं होती है। मेरे साथ प्रोफेसर गौरव वल्लभ साहब हैं जो कि कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे साथ राजेश शर्मा जी हैं जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद है, भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे साथ 3 इंडिपेंडेंट वॉइसेस हैं इस प्रोग्राम में। नीरजा चौधरी, आप बहुत अच्छे से नीरजा को जानते हैं, वो एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। प्रोफेसर प्रवीण झा हैं जो हेड ऑफ इकोनॉमिक्स हैं जेएनयू के। आप इनको आर्थिक विषयों पर सालों से मेरे साथ प्रोग्राम में देख रहे हैं। और खास तौर पर उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर देखते हुए शरद जुड़ रहे हैं मेरे साथ, शरद प्रधान, जिनको आप अच्छे से जानते हैं कि वो उत्तर प्रदेश की सियासत पर गहरी नजर रखते हैं। प्रवीण झा, अलग अलग पॉइंट ऑफ बैकग्राउंड को मैंने जानबूझकर सेट करने की कोशिश की। मेरा प्रोग्राम इस बात पर आधारित है कि आज भी देश को यह जानना जरूरी है कि वाकई हमें हासिल क्या हुआ नोटबंदी से। प्राइम मिनिस्टर का मोटिव था, सरकार का डिक्लेयर्ड मोटिव था काले धन पर रोक लगाना। आपका आकलन? देखिए, जो सरकार ने शुरू में कहा कि 4 महत्वपूर्ण उनके ऑब्जेक्टिव्स या मुद्दे थे। नंबर 1, जैसा आपने कहा, काले धन पे रोक लगाना। दूसरा था जनता को समझाने के लिए वही बताया गया था कि साहब नोटबंदी इसलिए हो रही है क्योंकि इस देश में एक पैरेलल इकोनॉमी चलती है ब्लैक मनी की, उसको रेस्ट्रेन करना, उसको रोकना जरूरी है। तो ये कहा गया था कि इसमें से जो भी 500 और 1000 के नोट जो हैं वापस नहीं आएंगे तो कम से कम उतना हिस्सा जो है काले धन का वो खत्म हो जाएगा। और कयास ये लगाया गया था कि 1 लाख करोड़ से लेकर, और अब आरबीआई के आंकड़े आप लोगों ने पढ़े होंगे, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है कि ज्यादातर पैसा जो है वो वापस आया। तकरीबन सारा का सारा आ गया है, 99.3%। और जो बाकी 10,000 करोड़ कहीं इधर उधर है, वो ऐसा नहीं है कि उसको आप सीधे काले धन से जोड़ लें। वो बहुत पैसा ऐसा हो सकता है जो नेपाल में या भूटान में 500 के नोट जो उस समय थे वो पड़े के पड़े हुए हैं। इसी तरीके से और भी कई उसके स्रोत हो सकते हैं। पॉइंट प्रवीण जी आपका? तो ये है कि जहां तक काले धन पे किसी किस्म के जो आप कहेंगे प्रहार की बात थी, वो अपने आप में पहले नाकाम रही है। नाकाम तो रही ही। वैसे भी काला धन जो है वो कैश में नहीं रखा जाता, उसके बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं रखने को। लेकिन मान लीजिए 1 मिनट हम ये मान के चलें भी कि काले धन का एक बड़ा हिस्सा जो है वो कैश में है, तो उसमें भी पूरी तरह से नाकाम रहे। प्रवीण जी, मिसकैलकुलेशन क्या है? आप दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाके इंग्लैंड अमेरिका में पढ़ाते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि कोई भी इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमी भी पूर्णतः काले धन से अलग नहीं हो पाई है। 1% होता है। तो मिसकैलकुलेशन प्रवीण झा क्या हुआ है? पहले जो उनकी गलती थी एक अपने एनालिसिस में, ये कि काले धन को कैश से जोड़ना पूरी तरीके से जो उन्होंने किया, तो ये अपने आप में ही जो एक आप कहेंगे कि जो उनकी समझ, ये सोच थी, उस लिहाज से वो काफी संकीर्ण थी समझ के लिहाज से। तो लेकिन तब भी मैं कह रहा हूं, अगर आप ये मान के चलें कि वहां पे ये है काला है, तो ये दूसरी गलती जो इससे जुड़ी हुई है कि आप उसको वापस ले आएंगे इस तरह की घोषणा करके। नीरजा चौधरी नेशनल पॉलिटिक्स को इतने अरसे से देख रही है, और शरद प्रधान। नीरजा, क्या मिसकैलकुलेशन हुई है ये नरेंद्र मोदी से? क्योंकि एक 282 सीट के प्रधानमंत्री, मैंने ये लिखा अपने कॉलम में, और एक इतना बड़ा फैसला लेते हैं। आज ना उनके कोई आलोचक ये बात कह रहे हैं, महत्वपूर्ण है कि आरबीआई कह रही है कि तकरीबन सारा पैसा ज्यों के त्यों वापस आ गया, और ये कोई उनका आलोचक नहीं कह रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जो जहां तक ब्लैक मनी का सवाल है, जैसे कि आप कह रहे हैं 99.3% वापस आ गया, आरबीआई कह रही है। और जैसे आप कह रहे थे कि कुछ और पैसा नेपाल, भूटान, आसपास के देशों में हो सकता है जो अभी पूरा नहीं आया है। तो कुल मिला के आप मान लीजिए तकरीबन 100% आ गए। सो ब्लैक मनी काउंटर करने का तो सवाल ही नहीं हुआ। ये उनकी इलेक्टोरल पिच थी। हाँ, लेकिन चुनाव में नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिन आएंगे ए, और बी ब्लैक मनी पर कार्रवाई होगी, ये 2 को उन्होंने स्टेटेड पोजीशन लेके अपना मुद्दा बनाया। सो ये तो आरबीआई की रिपोर्ट। अब पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट जो है फाइनेंस की, वो भी बता रही है आपको यही कि आपका
आपका नैरेटिव भी तो बदलता गया ना उन दिनों। स्टार्ट ब्लैक मनी से किया, फिर डिजिटाइजेशन से किया, और अब ये रिपोर्टें जब आ गई हैं तो फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं टैक्स कंप्लायंस बढ़ गया है। वो बहुत बड़ी उपलब्धि है, वही हमारा मकसद था। तो पूरा नैरेटिव बदलता गया है। तो 1% GDP घटा, इतने लोगों, कितने इनफॉर्मल सेक्टर में जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स थे, आप बता रहे थे मुझे कि रियल एस्टेट के करप्शन की स्टोरी अलग है, लेकिन रियल एस्टेट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार, ये तीनों हिट हुआ ना। लेकिन इकोनॉमी हिट हुई, सेटबैक हुआ, पॉलिटिकली सबसे बड़ा फायदा हुआ। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव जीता गया है, और मैंने तो घूम के मेरे से शरद प्रधान है, फिर नीजा एक बहुत कड़वा सवाल आपसे पूछूंगा। आप और हम बहुत बरसों से जर्नलिस्ट हैं, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने एक राज्य के चुनाव को जीतने के कैलकुलेशन पे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, राज्य के चुनाव को जीतने के कैलकुलेशन पे आपने ये दांव खेला, क्या हम ये समझें? और नहीं, जो अब दांव इसलिए खेला हो सकता है, बहुत लोग मानते हैं ये इसीलिए खेला। जो जनता कहती थी, जो सफर की थी, जब हम घूमे गांवों में भी, वो कहते थे हाँ हमको तो बहुत पीड़ा हुई है, हमको तो बहुत अमीर का पैसा चला गया। नहीं, अमीरों को इसकी तो सेटिंग कर दी, लेकिन सबसे बड़ी बात जो थी ना, जो आज भी शायद कायम होगी एक हद तक, इस आदमी में रिस्क लेने की, बड़े काम करने की क्षमता है। आज भी लोग जब बात करते हैं जो मोदी के खिलाफत नहीं कर रहे हैं, आज वो कहेंगे आपसे कि अभी थोड़ा और मौका दिया जाए। शरद प्रधान को तुरंत लाऊंगा, उसके बाद जैसे मैंने कहा कांग्रेस बीजेपी को पूरा समय देना पड़ेगा। शरद प्रधान, यूपी का कैलकुलेशन, उत्तर प्रदेश को जीतने का कैलकुलेशन, जिसके लिए एक फैसला देश के दांव पर खेला गया, मिस कैलकुलेशन नहीं हुआ, ये कैलकुलेशन था। और ये कैलकुलेशन बेनिफिट किया, इसका इलेक्टोरल बेनिफिट जितना नरेंद्र मोदी को, उनकी पार्टी को हुआ उत्तर प्रदेश में, वो शायद दूसरे लोग उसका आभास भी नहीं कर पाए। क्योंकि देखिए, वो उन्होंने ये सोच के किया था कि आम आदमी जिस तरह हम लोग ये सब समझते थे कि बड़ी तकलीफ हो रही है, लंबी लंबी क्यू में लोग खड़े हैं, बड़े नाराज हैं, वो नाराजगी एक मिडिल क्लास की थी। जो कॉमन वोटर था वो इस बात से खुश था, जो आपने कहा कि गरीब आदमी सोचता था कि अरे कोई बात नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता है, उसको तो आदत है लाइन में खड़े होने की। वो बेचारा सुबेरे उठ के पानी के लिए लाइन लगाता है, राशन की दुकान में लाइन लगाता है, ट्रेन में बैठने के लिए लाइन लगाता है, अस्पताल में इलाज के लिए लाइन लगाता है, उसको कोई तकलीफ नहीं। वो ये सोचता था कि अमीर आदमी का पैसा गया, लाला का पैसा गया। वो जो एक काइंड ऑफ थ्रिल थी, उसका बेनिफिट नरेंद्र मोदी को मिला, और बड़े जोरों में मिला। क्योंकि आप कभी भी आप देखिए, लाइन में भी खड़े लोगों को मैंने खुद ऑब्जर्व किया था, तमाम जगह छोटे छोटे, खास तौर से छोटे शहरों में, गांव में, आप किसी से पूछिए कि यार बड़ी लंबी लाइन लगी है, बड़े परेशान, बोले हाँ साहब बड़ी देर से खड़े हैं, लेकिन मोदी ने बड़ा अच्छा काम किया। दिस वॉज द रिएक्शन ऑफ अ कॉमन मैन। हमारे आपके जैसे लोग नाराज होते थे कि अरे फालतू में हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इसका जो है ये बड़ा कैलकुलेटेड मूव था, और उसका बेनिफिट लेके, अच्छा होता क्या है, पॉलिटिशियंस, सीजन्ड पॉलिटिशियंस ये सोचते हैं कि वक्त के साथ टाइम इज अ बिग हीलर, और तो वो सोचते हैं कि थोड़े दिन आदमी उसके बाद भूल जाएगा। ये शायद इन्होंने सोचा ही नहीं था, और शायद सोचा ये भी होगा कि भाई आरबीआई क्या कहीं से क्या, किसको पता लगेगा कितना पैसा वापस आया। ये जो आज खुलासा हुआ, इंटरेस्टिंग, सारा पैसा वापस आ गया। मैं बड़े गौर से शरद आपको, नीरजा को सुनना बड़े दिलचस्प है। आप दोनों लोग ये बात कह रहे हैं कि मोदी को पसंद किया गया, नीरजा अभी भी कह रही हैं कि मोदी के चाहने वाला वर्ग जो है उनको रिस्क टेकर प्राइम मिनिस्टर मानता है कि भाई ये कोई बड़ा फैसला। अब दो पॉलिटिकल पार्टीज का समय, कांग्रेस, आप करप्शन का आरोप लगा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आप कह रहे हैं कि डीमोनेटाइजेशन जो है एक तरीका था पैसा अपना बदलवाने का। उसके 2-3 कारण हैं, वो मैं बताता हूँ। अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और गुजरात के कई डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ने पहले 5 दिनों में 720 करोड़ रुपए जो कैश में था उसको बैंक में बदला, और 5 दिन बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर आ जाता है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक अब ऐसा कुछ नहीं कर सकता। और उसी अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डायरेक्टर है, और ये खेल गुजरात के हर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में पहले 5 दिन में हुआ। आरबीआई के आंकड़े के अनुसार गुजरात के सारे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स में
13,000 करोड़ रुपए पहले 5 दिन में बदल दिए गए और उसके बाद सर्कुलर आ गया, इसलिए करप्शन। दूसरी बात, आपने एक ब्याज दर की बात जो आपने अपने आर्टिकल में भी लिखी, हुआ क्या कि लिक्विडिटी आई बैंक्स में, सही बात है, और जब लिक्विडिटी आई तो लोगों को लगा कि अब ब्याज दरें कम होगी क्योंकि बैंकों के पास सप्लाई हो गई मनी की। अब हुआ क्या, आगे पैसा देना बिल्कुल है, बिल्कुल वो कॉस्ट ऑफ फंडिंग उसकी कम हो गई, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो थी बैंक की कम हो गई। जब बैंकों के पास पैसा आया तो वो पैसा सरकार ने अपने 10-15 जो उनके औद्योगिक मित्र है, माननीय प्रधानमंत्री जी के और भाजपा की सरकार के, उनको वो लोन के रूप में दे दिया, जो लिक्विडिटी एक्सेस आई। तीसरी बात, एक बात और उन्होंने छेड़ी थी जब ये डिमोनेटाइजेशन लाए थे कि करप्शन कम होगा। हाँ। अभी ज्ञान जी, करप्शन में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार डिमोनेटाइजेशन के बाद हमारी रैंकिंग घटी है 2 पायदान। चौथी बात आपने कही ब्लैक मनी और टेररिज्म की। हाँ। टेररिज्म सरकार की दलीलें, हाँ बिल्कुल, मुझे एक पॉइंट याद है, इसलिए इसको दोहराना जरूरी है। बिल्कुल, टेररिज्म की मैं आपको आंकड़ा देता हूं। डिमोनेटाइजेशन के बाद जम्मू कश्मीर में टोटल 80 इंसिडेंट्स हुए जिसमें 130 जवान शहीद हुए, और फिर बोला नक्सल प्रभावित एरिया में कमी आएगी। डिमोनेटाइजेशन के बाद 1030 नक्सल एक्टिविटीज हुई जिसमें 114 जवान शहीद हो गए। फिर बोला गया 15 अगस्त 2017 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कि 3 लाख करोड़ की ब्लैक मनी आ जाएगी, जो कि इकोनॉमिस्ट जो हमारे पैनल में है सीनियर, उन्होंने बताया 10,000 करोड़ आई, वो भी रॉयल बैंक ऑफ भूटान और रॉयल बैंक ऑफ नेपाल में है। तो खोदा पहाड़ निकली चुईया नहीं, खोदा पहाड़ कुछ नहीं निकला। राजेश जी, पूरा समय सवाल नहीं मेरे पास आपके लिए, क्योंकि सवाल के घेरों में आरबीआई की फाइंडिंग्स की वजह से आपकी गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। सफाई दीजिए, एक एक पॉइंट आपके सामने रखा गया है। मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि हमारा सोल पर्पस पैसा वापस आना सिर्फ नहीं था। हमारे को आज हमारे यहाँ पे अभी जो कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, उनको लगता है कि जो ब्लैक मनी है वो व्हाइट कैसे होता है, उस पर चूना लगा दिया जाए, उस पर सफेद पेंट कर दिया जाए तो व्हाइट हो जाता है। अगर वो फॉर्मलाइज हो जाए, टैक्स के दायरे में आ जाए, बैंक में आ जाए, तो वो फॉर्मलाइज होता है, ये उनको समझ नहीं आता। आज 2,89,000 रुपीज इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है। 1,65,396 रुपीज किसी न किसी तरह से कैप्चर किए गए हैं या एडमिट किए गए हैं। ये आंकड़े अगर उन लोगों को नहीं पता है तो लोग दोस्त को भड़काने की या बरगलाने की कोशिश ना करें। दूसरी, हमने 3 लाख कंपनियों को बंद किया क्योंकि वो सब इनके टाइम पे 1800 कंपनियां एक एक जगह पे रजिस्टर्ड हुआ करती थी। इन लोगों ने काला धंधा और गोरख धंधा का भरमार कर रखा था, क्योंकि इस देश में करप्शन पूरी तरह से चरम सीमा पे था इन लोगों के समय में। और आज जो टैक्स का कलेक्शन है उसी तरीके से ब्लैक मनी व्हाइट मनी होता है, ये इनको पता होना चाहिए। म्यूचुअल फंड में 54% की वृद्धि हुई है, जिसमें 32 लाख लोग नए इन्वेस्टमेंट करने आ गए हैं म्यूचुअल फंड में। जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है, जिससे सोशल सिक्योरिटी भी होती है, उसमें 60% की वृद्धि हुई है। टैक्स के कलेक्शन के मामले में अगर ये डाटा लेने की अगर बात करते हैं तो टैक्स के कलेक्शन में इनके टाइम पे 6 लाख, अगर 2014 में मिल लूं 6,38,000 करोड़ होता था, हमारे टाइम पे 10,02,000 करोड़ है। तो ये जो डाटा जिस तरीके से बढ़ा है टैक्स का, टैक्स पेयर का अगर मैं आंकड़ा लूं तो 56 लाख इंडिविजुअल टैक्स पेयर एक साल में बढ़े, 1,26,000 टैक्स पेयर उसके 1,26,00,000 उसके बाद बढ़े। तो इतना ज्यादा इजाफा टैक्स देने वाले लोगों में लोगों को लग रहा था ये जो इकोनॉमी, ये जो पैसे कहीं ना कहीं गद्दों के नीचे पड़े थे, अलमारियों में पड़े थे, तिजोरियों में पड़े थे, तहखानों में पड़े थे, वो फॉर्मलाइज हुए, वो बैंक के चैनल में आए, उनको एक एड्रेस मिला। ये अपनी नाकामी, आज कांग्रेस के लोगों को ये परेशानी है कि एक दिन में जो इन्होंने 60 साल में कमाया था उसके ऊपर में कहीं ना कहीं आज ये सारा इकोनॉमी में आया और इनके बहुत सारे लोग को नोटिस गई भी है, जिसके चलते ये चरमराहट है। आपने भी पूरा समय लिया और मेरे निर्देशक बार बार मेरे कान में कह रहे हैं कि बहुत समय मैंने ले लिया। मुझे बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने सब गिना दिया कि टैक्स नेट बढ़ गया, टैक्स बेस बढ़ गया, फॉर्मल इकोनॉमी में पैसा आ गया, ये सब आपने गिनाया, मुझे कोई एतराज नहीं है। बीजेपी का आर्ग्यूमेंट है, बीजेपी को देना चाहिए। मुझे बस एक छोटी सी बात समझा दीजिए कि ये आरबीआई क्या झूठ बोल रही है? ये एक मिनट, आरबीआई क्या झूठ बोल रही है जब वो कह रही है कि 99.3% ऑफ डिमोनेटाइज्ड नोट्स
रिटर्न टू द बैंक्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नंबर है। अगर ये है तो टैक्स नेट बढ़ने का, इंडिविजुअल टैक्स पेयर बढ़ने का, ये सब दलीलें बहुत कमजोर नजर आती हैं राजेश जी। मैंने अभी एक आंकड़ा बताया कि 1,65,396 रुपए आज के दिन कैप्चर हुए हैं या एडमिट किए गए हैं। तो वो जो ब्लैक मनी थी वो उन्होंने फॉर्मुलाइज करी है। आज अगर आपको पता है कि हमने 2016 में उसके पहले एक आईडीएस लाया था, उस आईडीएस में 65,250 करोड़ रुपए आए थे। तो इस तरीके से हमने उसके पहले भी फॉर्मुलाइज कराया, 1,65,000 ये आया, और आज भी जो इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है वो 2,89,000 करोड़ है, जिसका कि आज उसमें से प्रवीण जी, 10 सेकंड में क्या मैं बेवकूफी का सवाल पूछ रहा हूं? बैंक में जमा, देखिए एक सेट ऑफ मनी जो फॉर्मलाइज हो गया और एक सेट ऑफ मनी जो आरबीआई कह रही है अलग से आया है, तो ये बीच में पैसा कहां से आ गया? कहां से आया? बिल्कुल आप सही सवाल पूछ रहे हैं। जो आरबीआई की तिजोरी में जब सब कुछ वापस आ गया, हाँ, अगर आप उसको कह रहे हैं कि भाई ये वैलिडली आ गया है, तो ये जो 1 लाख जो भी करोड़ आप बता रहे हैं उसका और इसमें क्या संबंध है? वो कहां से आया? पॉइंट आप अगर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं इसमें कौन से अकाउंट्स गलत हैं, कैसे हैं, वो मैं इसी पॉइंट पर वापस आऊंगा। मैं ले रहा हूं यहां पर एक ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। तो इस वक्त आप देख रहे हैं एक बहुत ही खास मुकाबला। राजेश जी जो कि भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो अपनी एक्सप्लेनेशन में, अपनी सफाई में ये बता रहे हैं कि किस तरह से जब आरबीआई कह रही है कि 99.3% पैसा जो डिमोनेटाइजेशन के समय का था वो वापस आ गया है, वो कह रहे हैं कि वो पैसा कैसे कैसे अलग अलग हिस्सों में फॉर्मलाइज्ड इकोनॉमी में आया है, और उनका मकसद था टैक्स नेट जो है इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स का। 2 तरह के टैक्स होते हैं, जल्दी से बता दो देश में ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। एक डायरेक्ट टैक्स होता है जो हम और आप जो है, जिसमें मध्यवर्गीय लोग ज्यादा शामिल होते हैं, हमारे आप जैसे, वो टैक्स देते हैं। और एक होता है जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जो तमाम अलग तरीकों से लिया जाता है। प्रवीण जी बहुत जल्दी से। डिमोनेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, उसका उद्देश्य था कि ये सारा पैसा जो है वो नहीं आए, जो गलत पैसा है वो बर्बाद हो जाए। 1 लाख से 3.5 लाख के जो एस्टिमेट्स थे कि अगर ये नहीं आते हैं तो ये हमारी उपलब्धि होगी। फिर ये कहा गया अगर ये वापस आ जाता है तो ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि बैंक के पास पैसा आ जाएगा, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो प्रवीण जी, जो पैसा वापस आया है, हाँ, क्या उसी में से ये पैसा इन्वेस्ट हुआ है जो बता रहे हैं राजेश जी? मुझे सिर्फ क्लैरिफाई करिए। देखिए, बैंक के माध्यम से जो है, कम से कम आरबीआई ये तो नहीं कह रहा है कि ये पैसा जो है हमने फॉर्मल सेक्टर में जाते हुए देखा है। चलिए मैं कांग्रेस से 2 जर्नलिस्ट को लाता हूं, थोड़ा सा हो सकता है मैं सिंप्लीफाई। नीरजा चौधरी, आपके बात कितनी समझ में आ रही है? देखिए, ये 2.89 फिगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्रवीण इस पे लाइट, हमारा नोटबंदी से क्या इसका रिश्ता है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। इकोनॉमी में 10 चीजें होती हैं, सब आप नोटबंदी से थोड़ी जोड़ लेंगे। एक चीज वो तो अलग, ये हमें याद वो है, तो अलग देश के टैक्स स्ट्रक्चर की कार्रवाई है। और बड़ा है टैक्स कंप्लायंस, बहुत पैसा आया है, वो अलग चीजें हैं। वो इससे आप हर चीज को नहीं जोड़ सकते। दूसरा, वो तो मनमोहन सिंह और चिदम्बरम के युग से कोशिश हो रही है टैक्स नेट वाइडन करने की। उस समय कहा जाता था ना कि 3.5 से 4 लाख करोड़ एस्टिमेट जो था नहीं आएगा, और एज अ रिजल्ट सरकार 10,000 15,000 जनधन अकाउंट्स में दे देगी। जो होप थी, आशा थी कि ये हो पाएगा। और वेरी ये गुड पॉइंट नीरजा चौधरी। शरद प्रधान, आपके हिसाब से आपने बड़ा अच्छा कहा कुछ देर पहले कि भाई ये कोई मिसकैलकुलेशन नहीं था, उत्तर प्रदेश का चुनाव था और 100% कैलकुलेशन था। अब जो दलील आ रही है आपके कितनी समझ में आ रही है? प्रवीण जी जो हैं वो लगे हैं डिफेंड करने में इनडिफेंसिबल को, तो वो सारे दुनिया के आंकड़े दे रहे हैं इस तरीके से, किसी तरीके से। ये बिल्कुल अनजस्टिफाइड बात है, और कोई उसका कोई लेना देना नहीं है डिमोनेटाइजेशन से। जो बड़ी सिंपल सी बात है, हम तो खुद बड़े प्रभावित थे जब प्रधानमंत्री ने उस दिन भाषण दिया है। भाषण तो खैर उनका बड़ा प्रभावित करने वाला होता है, तो उसमें ऐसा लग रहा था, आज मैंने फिर से देखा था यहाँ आने से पहले वो भाषण फिर से सुना जी, तो ऐसा लग रहा था कि इतनी गंभीरता से ऐसे बोल रहे थे, पूरा इतना मेलोड्रामा जो बड़ा बढ़िया सा था, उसमें लग रहा था कि वाकई में ये देश को निजात मिल जाएगी काले धन से और टेररिज्म से। उसमें बार बार उन्होंने जोर दिया है कि आतंकवाद जो में ये काला धन इस्तेमाल होता है, नकली नोट इस्तेमाल होते हैं, उसमें
वो तो अभी आपको फिगर्स मिली गई कि कितना कमी आई आतंकवाद में, और उसमें कुछ नहीं हुआ एट द एंड ऑफ द डे। और इसने किस तरीके, आज तक ये नहीं बता पाया है, ये बता पाई है सरकार कि किस तरीके से अगर 99% पैसा वापस आया। ये चीज आज इस रिपोर्ट में आई, इससे पहले भी ये बात आ चुकी है, तब गवर्नमेंट ने डिनाई किया था कि 99% नहीं आया है। आज जब सामने है, खुलासा हो गया है, अभी सरकार को इस चीज के लिए तो कम से कम प्रिपेयर होना चाहिए था, बताने के लिए कि आखिर वो कौन सा पैसा आया। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी देखिए, पहले स्टार्टिंग पॉइंट हुई ब्लैक मनी से, वहाँ फेल हुए, फिर आए टेररिज्म पे, वहाँ फेल हुए, फिर आए करप्शन में, वहाँ फेल हुए, फिर आए लोअर इंटरेस्ट रेट में, वहाँ फेल हुए। अब हाल फिलहाल में पिछले 2 दिन से एक नया आर्ग्यूमेंट तैयार किया जा रहा है कि टैक्स असेसीज का नंबर बढ़ गया। उसका मैं कारण बताना चाहता हूं, क्योंकि इन बच्चों को जानना बहुत जरूरी है। मैंने 2003 से लेके आज तक के इनकम टैक्स असेसीज की ग्रोथ निकाली कि हर साल कितना ग्रो होता है। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि यूपीए 1 और 2 के दौरान एवरेज ग्रोथ टैक्स एसएससीज की थी 33%, जो आज है 9 से 10%। तो वहां पे भी ये फेल हुए। फिर इन्होंने कहा कि हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ गया। उसका कारण क्या है टैक्स कलेक्शन और टैक्स असेसी के बढ़ने का? क्योंकि इस दौरान अभिज्ञान जी 7वां वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुई। 7वां वेतन आयोग की सिफारिशें के लागू होने के बाद कई ऐसे लोग जो कर के दायरे में नहीं आते थे, उनका टीडीएस कटना चालू हो गया। तो ये बात मुझे कैसे पता चली कि जब मैंने टैक्स एसएसीज के नंबर की ग्रोथ देखी और टोटल टैक्स कलेक्शन की ग्रोथ देखी, तो दोनों में आधे का अंतर था। देखिए, मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में भी कहा था, बरसों का मेरा इस बात को लेकर तजुर्बा है प्रवीण, और हम बहुत प्रोग्रामिंग कर चुके हैं साथ में कि आर्थिक विषय जो है वो बहुत हमारी जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनको सरल भी बनाना पड़ता है, क्योंकि आर्थिक मसले ऐसे होते हैं ना इकोनॉमी के, बड़ा खूबसूरती से भाई उसमें ऐसा ऐसा आंकड़ा पैदा कर दिया जाता है, ऐसे ऐसे किस्म का सर्किस पैदा कर दिया जाता है कि लोगों को लगता है अरे बाप रे कितनी बड़ी बात हो गई। हकीकत यह है कि कोई अर्थशास्त्र किसी भी प्रजातंत्री व्यवस्था का वो यही सिखाता है कि सरकार कैसे पैसा कमाए और कैसे उस पैसे को जनता पर खर्च करे। मूल फॉर्मूला यही। अब देखते हैं जनता के क्या समझ में आया। वो इतना लाख करोड़, वो इतना 1000 करोड़ सुनते आ रहे हैं, कभी वो भ्रष्टाचार में हजारों करोड़ सुनते हैं। मतलब वैसे तो मैं भी जानता हूं, जिंदगी का तजुर्बा है कि अगर कोई एक साथ थोड़ा सा पैसा देख ले तो हार्ट अटैक होने की उम्मीद आ जाती है। लेकिन हमारा देश अब आदत हो गई उसको कि ये 1000 करोड़ का घोटाला, वो 1000 करोड़ का घोटाला, इतने लाख करोड़ इसमें आ गए ब्लैक मनी में। तो ये सब पॉइंट है। अब देखते हैं ये लोग क्या पूछ रहे हैं और नौजवानों को क्या समझ में आ रहा है इस डीमोनेटाइजेशन की बहस में। ब्रेक में जाने से पहले मैंने कहा कि बहुत सारे नौजवान हैं, मैं उनके जरिए समझना चाहता हूं कि समझने का ना इकोनॉमी की बहस को बड़ा वजनी बना दिया जाता है, तो उनकी सरल भाषा में सरल सवाल क्या है डीमोनेटाइजेशन पे। टैक्स आपने जो डीमोनेटाइजेशन किया, इतना पैसा आ गया, हम स्टूडेंट्स का क्या फायदा हुआ? हमको क्या ये हमारा एजुकेशन क्या मतलब आपका टैक्स कौन सा कम हुआ ना, यही सवाल है आपका। नौजवान जो पूछ रहा है, जीएसटी में हम लोगों ने लगातार पिछले 1.5 साल में लोगों ने देखा होगा, हर समय हमने टैक्स कम किया है। कोई ऐसी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग नहीं होती है जिसमें हम नया टैक्स कम नहीं करते हैं। लोग टैक्स देने की जितनी आदत डाल रहे हैं, हम उससे ज्यादा टैक्स कम करने को तैयार हैं। सर, डीमोनेटाइजेशन जब हुआ था उस वक्त गरीब किसान मजदूर जितने लोग थे सब लोग लाइन में खड़े हुए थे पैसे लेने के लिए, लेकिन कोई भी करोड़पति कहीं भी नहीं दिखा कि वो लाइन में लग करके कहीं से पैसे ले रहा है। कभी भी लोग जो बिजनेसमैन है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उन्हीं के अगेंस्ट सबसे ज्यादा कंपनीज किसकी स्ट्राइक ऑफ हुई है? 3 लाख कंपनी स्ट्राइक ऑफ हुई है। आज 5300 कंपनी में गलत विड्रॉल निकला है, वो किनकी है? 4 लाख अगर केसेस आप अगर गलत तरीके के कंपनी के अंदर में डिक्लेयर हो चुके हैं, वो किनके हैं? वो इन्हीं लोगों के हैं। 1,65,000 करोड़ अगर एडमिट या कैप्चर हुआ है, वो भी उन्हीं लोगों का है। आज इनको ये जो समझ में आ रहा है, देश का टैक्स 6 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ यूं नहीं बढ़ गया। देश का टैक्स लगातार इसी कारण से बढ़ा है
कि यहाँ पे हम लोगों की इस नीति से, और कुछ लोग आज जो लगातार काला धन और उसको बोल रहे काला धन सफेद टैक्स देने से होता है। लाख ये कंपनियों की शेल कंपनी, उसका डिमोनेटाइजेशन से क्या लेना देना? और जब डिमोनेटाइजेशन में ये शेल कंपनियां बंद हो रही थी अभिज्ञान जी, मैं आपको एक सेलेक्टिव आंकड़ा बताता हूं, उस शेल कंपनियों में नीरव, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और ललित मोदी की कंपनी छूट जाती है, वो बंद नहीं हुई उनकी शेल कंपनियां। आप किसी से भी पूछ लीजिए। और इस नौजवान ने जो सवाल पूछा उसका कारण क्या है कि जब हम यूपीए सरकार में थी तो सर्विस टैक्स था 12% और इनकी जो ये कोर्स कर रहे हैं उसमें 5%। अब सारी सर्विसेज आ गई 18% और सरचार्ज लगा के उनको 22%। प्रवीण, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं चाहूंगा नहीं, बस इस संदर्भ में ये सिर्फ कह रहा था कि ये बात मैं भी जानता हूं कि वो शेल कंपनीज और डिमोनेटाइजेशन को बहुत सारी चीजों में डिमोनेटाइजेशन किया जा रहा है, वो मैं समझ रहा हूं इस बात को। और जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को आप पुख्ता बनाए वो एक अलग चीज, वो एक अलग बात है। इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन को तो ये गलत तर्क देके जो है दो सबको मिलाए जुलाए कि यही काम तो मेरा है, उसको अलग अलग करके चलना इस प्रोग्राम में। आपने इतने सवाल के जवाब दिए कि ये टैक्स आया और बड़े लोगों को बढ़ोतरी हुई, लेकिन आपने इसका जवाब नहीं दिया कि हम छात्रों को क्या फायदा हुआ। पहले हर साल हमारा, मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ सर, 11 लाख इंजीनियर के प्रोडक्शन है, 11 लाख इंजीनियर हर साल बनता है और उसका अभी नौकरी का कोई सवाल नहीं है। लास्ट बेरोजगारी, सीधा बेरोजगारी एसएससी में सर, एसएससी राजेश जी प्लीज एक स्ट्रेट आंसर, सीधा जवाब। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, जो लोगों की नौकरी गई, अब इस पे मत आंकड़ा दीजिएगा कि लोगों की नौकरी बढ़ गई डिमोनेटाइजेशन के बाद। एक आंकड़ा जरूर आप मानोगे, 1 करोड़ लोग ईपीएफ में और ईएसआईसी में बढ़े हैं पोस्ट डिमोनेटाइजेशन, 1 करोड़। और ये आंकड़ा क्लियर कट आपके पीएफ से मिलता है। तो अगर 1 करोड़ लोग बढ़े हैं तो इसका मतलब नहीं है पहले स्लम्प आया था, उसके बाद में इकोनॉमी में बूस्ट आ गया है, इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है। आज वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी हम हैं और हम देश मैं शायद को आपसे लीड अलग से कभी करेंगे। बहस करूंगा इस क्योंकि विषय पे, देश में लेकिन थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र जानकार लोगों के साथ उठ बैठकर प्रवीण झा जैसे मैं भी समझ गया, तो आपको ईपीएफओ और पीएफ वाला जो आप फंडा समझाते हैं ना, उसका एक उत्तर मैं आपको दे दे रहा हूं। आपको पता है कि जब आप एक नौकरी छोड़िए और वहां पर जब आपका पीएफ अकाउंट खत्म होता है और आप दूसरी ज्वाइन करिए, तो आपको पता है कि उस समय आपको सरकार अधिकार देती है अपना पीएफ निकालने के लिए, कारण बताकर, और उसके बाद वो आपका एक नया पीएफ जुड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक आदमी जो है उसके पीएफ अकाउंट 4 बार खुल गया, आदमी वही है, उसकी नोटिंग 2 बार बढ़ जाती है क्योंकि वो जॉब चेंज कर रहा है, जिसको आप आंकड़ा बताते हैं। मैं ले रहा हूं एक ब्रेक यहां पे, उसके बाद 2 सवाल और लूंगा और 10-10 सेकंड का फाइनल कमेंट। जिसमें मैंने कहा कि पेचीदगी भरा विषय है लेकिन देश पर इसका इतना बड़ा असर था। याद करिए वो 2 महीने, 8 नवंबर को घोषणा हुई थी, ये नवंबर 2016, दिसंबर 2016। रिविजिट करिए। सरकारें सोचती हैं, ये नेतागण बहुत सोचते हैं कि पब्लिक मेमोरी शॉर्ट होती है, उनको गलत साबित करिए, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, और सोचिए कि आप उस दौरान किस बात से गुजरे थे। मैं वापस आ रहा हूं, सिर्फ 2 सवाल लूंगा और फाइनल कमेंट्स मेरे पैनलिस्ट से। तो आखिर में देश को क्या हासिल हुआ, ये मैंने अपने कॉलम में नवंबर 2016 में लिखा था और उसी पर आज ये प्रोग्राम हो रहा है। विषय डिमोनेटाइजेशन का है। आखिरी 2 सवाल। वो जो हो गया वो हमने, मतलब वी हैव सफर्ड एवरीथिंग। मेरा क्वेश्चन कांग्रेस से है कि अगर 1% नेक्स्ट इलेक्शंस में कांग्रेस विन करती है तो क्या हमें ऐसा है कि हमें कोई कंफर्मेशन मिले कि हाँ अच्छे दिन मिल पाएंगे हमें? जी बिल्कुल, मैं आपको 3 चीजें बताऊं। बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल, मैं अभी तो आप विपक्ष में भारतीय, एक मिनट, शरद प्रधान और नीरजा चौधरी यहाँ मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी भी बहुत, और मैंने तो उतने करीब से देखा है, बहुत बढ़िया ऑपोजिशन पार्टी है। आप उतनी अच्छी ऑपोजिशन पार्टी नहीं है, तो आज तो आप बोल रहे हैं, कल ऐसा ना हो कि आपके आते पहली चीज डिमोनेटाइजेशन। अभिज्ञान जी एक चीज बताइए, हमारी पार्टी और भाजपा में जो मुख्य अंतर है, जो मुझे लगता है, वो सत्य और असत्य का। सरकारी रोजगार के आंकड़े हैं वो यूपीए 1 और 2 में अभी से 3.5 गुना बेहतर थे। महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए रोजगार के फोकस पे हम चलेंगे और निश्चित रूप से आपको एक सुदृढ़ सरकार और एम्प्लॉयमेंट देंगे। कांग्रेस इतना चमत्कार कर रही होती तो 44 सीट पे नहीं आ जाती करप्शन के चार्ज पर। हम लाइन में लगे हुए थे तो हम अपने बिजनेस छोड़ के आए थे, हम वहां लगे हुए थे, हम अपनी पढ़ाई छोड़ के आए थे। क्या ये जरूरी नहीं था कि पहले उस प्लान को इंप्लीमेंट करा जाता ताकि जो उसके पीछे नुकसान हो रहा है वो नुकसान बंद हो? पहले
अभी कांग्रेस वाले कह रहे थे कि हम पावर में आएंगे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, इन्होंने करप्शन छोड़ करके कुछ किया ही नहीं इस देश में। अरे उनका जवाब दे दीजिए भाई, कांग्रेस पावर में नहीं आएगी या आएगी वो कांग्रेस की प्रॉब्लम, वो सवाल कांग्रेस का है। जो लोग लाइन में लगे थे वो लाइन में लग के इसलिए खुश थे क्योंकि उनको कांग्रेस के ऊपर भरोसा नहीं था, उनको भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पे भरोसा था कि इस आदमी ने आते ही आज जनधन में खाते खुलवाए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कराया, आधार से लिंक कराया और हर तरीके के घपले के रास्ते बंद किया। आज इंसॉल्वेंसी बोर्ड आया, तो हर तरीके से जो करप्शन को खत्म करने के जो भी रास्ते हैं, कोई इंपैक्ट, ध्यान से सुनिएगा, ये चुनाव की तरफ देखने वाला कार्यक्रम है। 2019 का मुकाबला, आने वाले चुनाव पर होगा इसका असर। प्रवीण झा, सीधी सी बात, जहां तक एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट का सवाल है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर जितने सारे अर्थशास्त्री रहे हैं, मिला जुला के वो आपसे ये कहेंगे कि दिस होल थिंग वाज अ कंप्लीट डिजास्टर। पॉलिटिकल परसेप्शन ये था कि इससे जो है हम ब्लैक मनी को खत्म कर देंगे, आगे इसीलिए पूछ रहा हूं और प्रवीण वो जी। परसेप्शन शायद अभी भी परसिस्ट करेगा। मैं भी कहूंगी कि इकोनॉमिकली बैड, पॉलिटिकली सक्सेसफुल। अब पैसे के मामले में बीजेपी के पास सबसे ज्यादा है, और बाकी ऑपोजिशन अगर उनको माना जाए तो उनकी कड़की हो रही है। तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा 19 में? सही बात है। मुझे लगता है कि इसका जो है असर डेफिनेटली होगा, क्योंकि जो खुलासा हुआ है ये अभी कई महीने बाकी हैं इलेक्शन के लिए। ये बात नीचे तक, अगर ये ऑपोजिशन, पहली चीज तो एक साथ हो सके, अगर हो जाता है और सक्सीड करता है ये बात पहुंचाने में, तो इसका डेफिनेटली असर पड़ेगा। राजनीति में नेतागण अपने हिसाब से फैसले लेते हैं, वो कुछ गलत नहीं है। जनता अपने हिसाब से उन फैसलों को समझती है। जनता जब फैसले का असर आपको नजर आने लगे तो यकीन मानिए सबसे बड़ी प्रजातंत्र में ताकत आप ही की होती है, और आप ही के पास सबसे बड़ा अधिकार है उस फैसले को रिव्यू करने का। तो देखिए कि अगर कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, किसी भी पार्टी की हो, क्या वो फैसला ले रही है जो आप चाहते थे, और अगर आपको लगता है कि वो ऐसा नहीं है तो जरूर सोचिए गंभीरता से उस फैसले के बारे में। फिलहाल नमस्कार।